हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपने जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ इसको पढ़ रहे थे। इसमें अपने पढ़ लिया है अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होता है वो होती क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यानी जो विनिर्माण उद्योग है उनका महत्व क्या है, इसको पढ़ चुके हैं अपने। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी में इंडस्ट्री है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, इंडस्ट्री और मार्केट है उनका लिंक किस प्रकार से है। इंडस्ट्रियल लोकेशन, जो इंडस्ट्रीज लगेगी उसके लिए जो आइडियल लोकेशन है वो क्या होनी चाहिए, ये चीज़ें अपने रीड कर चुके हैं अभी। किसी भी इंडस्ट्रीज़ को लगाने से पहले, लोकेट करने से पहले उसके लिए अपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा वो अपने यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो अब देखो अपने आगे शुरू करते हैं इसको। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी जो इंडस्ट्रीज है उनका क्लासिफिकेशन करना है। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ, अब जो इंडस्ट्रीज है ये एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर भी। डेली अपने जो चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे छोटी छोटी चीज़ें, ट्रांजिस्टर है, बिजली का बल्ब है, वनस्पतिक तेल है, जो भी सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ आदि, ये सारी की सारी कहाँ से बनती है, इंडस्ट्रीज में बनती है। वो तो इनका जो बनने का तरीका है उसको अपने से आसानी से समझ सकते हैं। इसका जो क्लासिफिकेशन है उसको कर सकते हैं अपने। इंडस्ट्रीज में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। अब जो इंडस्ट्रीज है उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाएगा। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, सबसे पहले अपने किस बेस पे इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन करेंगे, रॉ मटेरियल के बेस पे। उसमें रॉ मटेरियल है वो यूज़ कौन सा हो रहा है। सबसे पहले एग्रो बेस्ड यानी कृषि आधारित इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, जिनको जो अपने रॉ मटेरियल है वो डायरेक्ट एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। जैसे कॉटन है, ठीक है, कॉटन इंडस्ट्रीज है, वुलन इंडस्ट्रीज है, जूट इंडस्ट्रीज है, सिल्क इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, रबर है एंड शुगर है, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल्स। ये जो इंडस्ट्रीज है किस पे आधारित है, एग्रो बेस्ड यानी कृषि जो है उसी से इनको रॉ मटेरियल प्राप्त होगा। दूसरा मिनरल बेस्ड, खनिज आधारित यानी मिनरल यानी खनिज बेस पे कौन कौन सी है, आयरन एंड स्टील आ जाएगी, सीमेंट आ जाएगी, एल्यूमिनियम आ जाएगा, मशीन्स आ जाएगी, टूल्स आ जाएगा, पेट्रोकेमिकल्स आ जाएगा। तो ये है कच्चे माल के आधार पर, रॉ मटेरियल के आधार पर कितने प्रकार की इंडस्ट्री होती है, इनको अपने दो पार्ट्स में क्लासिफिकेशन इनका कर लेंगे। एक एग्रो बेस्ड, दूसरा मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड में जो एग्रीकल्चर से जिनको रॉ मटेरियल प्राप्त होता है वो एग्रो बेस्ड आ जाएगी। जिनको रॉ मटेरियल मिनरल बेस्ड, मिनरल जो इंडस्ट्रीज है उनसे मिलेगा रॉ मटेरियल, वो मिनरल बेस्ड आ जाएगी। फिर है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, उनका जो मेन रोल है वो किस चीज़ में है, उनकी प्रमुख भूमिका है, उसके आधार पर अपने इनका क्लासिफिकेशन करेंगे इंडस्ट्रीज का। तो इसमें भी दो प्रकार की आ जाएगी। बेसिक और की इंडस्ट्रीज आर दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स आर एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चरेट अदर गुड्स, एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। इसमें आधारभूत उद्योग, बेसिक ऑफ की इंडस्ट्रीज बोलते हैं जिनको, जो कि सभी इंडस्ट्रीज की होती है, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे भी उद्योग है, जो भी सप्लाई एंड देयर प्रोडक्ट्स आर रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। दूसरे जो उद्योग है वो इनके सामान पर निर्भर करते हैं। जैसे इसने एग्जांपल दे दिया इसने, लोहा आयरन एंड स्टील आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा, कॉपर स्मेल्टिंग आ जाएगा, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग आ जाएगा। तो ये क्या है, बेसिक और की इंडस्ट्रीज है, ये आधारभूत बोल दो इनको या मुख्य उद्योग, ठीक है। मुख्य भूमिका है इनकी, हर इंडस्ट्रीज में इनका जो सामान है वो लगेगा। दूसरा कंज्यूमर इंडस्ट्रीज यानी उपभोक्ता उद्योग, देट प्रोडक्ट गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय द कंज्यूमर्स। अब जो उत्पादक उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग करते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज जो उत्पादन करते हैं वो उपभोक्ताओं के लिए करते हैं, कंज्यूमर्स के लिए करते हैं। जैसे शुगर है, टूथपेस्ट है, पेपर है, सेविंग मशीन्स है, फैंस, ईटीसी। ये इसका यूज़ कौन करेगा, कंज्यूमर डायरेक्ट करेगा।
तो अकॉर्डिंग टू द मेन रोल, अकॉर्डिंग टू मेन रोल के अकॉर्डिंग ये दो प्रकार की इंडस्ट्रीज आ जाएगी, एक है बेसिक और की इंडस्ट्रीज, दूसरा कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब तीसरा पार्ट कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी इसमें जो निवेश कितना है, पूंजी कितनी लगी है, उसमें रुपया कितना लगा है, उसके आधार पर इंडस्ट्रीज है वो कितने प्रकार की हो सकती है। ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट allow on the asset of a unit. This limit has changed over a period of time. At present, the maximum investment allowed is rupees 1 crore. अब देखो, बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्मॉल इंडस्ट्रीज जो छोटे उद्योग होते हैं ना पूंजी के आधार पर, एक लघु उद्योग को, लघु उद्योग कौन सा है, इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, रेफरेंस करता है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, वो कितना लगेगा उसमें, एक यूनिट है उसमें कितना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लगा है। ये लिमिट्स होती है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की, ये टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती है। एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज रुपीज़ 1 करोड़। इस समय जो इस समय वर्तमान समय में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसमें है 1 करोड़ रुपीज़। 1 करोड़ रुपीज़ जिस इंडस्ट्रीज में लगा हुआ है या उससे नीचे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो कौन सी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आ जाएगा। ठीक है। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब ओनरशिप के अकॉर्डिंग अब क्लासिफिकेशन करेंगे इंडस्ट्रीज का, तो कितने प्रकार की है। सबसे पहले पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या है, ओन्ड एंड ऑपरेट बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। पब्लिक सेक्टर की एजेंसीज कौन सी है, जिसमें स्वामित्व किसका होगा और जो जिसको ऑपरेट कौन करेगा, गवर्नमेंट एजेंसीज करेगी, जैसे भेल, सेल, ईटीसी। अब क्या है, सार्वजनिक सेक्टर में लगी इकाई हैं जैसे। ठीक है, ये दो एग्जांपल आ गए इसमें। फिर प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेट बाय द इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी है, यानी जो निजी है, किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिसका ओन एंड ऑपरेट, जिसका मालिक और जो चलाने वाला कौन होगा, व्यक्तिगत होगा या कोई ग्रुप हो सकता है, जैसे टिस्को है, बजाज ऑटो लिमिटेड है, डाबर इंडस्ट्रीज है। ये एग्जांपल है इसके प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के। फिर तीसरा जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अब जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी है, इसमें स्टेट और इंडिविजुअल यानी राज्य और व्यक्ति दोनों का हिस्सा होगा जॉइंट सेक्टर में, या कोई राज्य और किसी ग्रुप का हिस्सा भी हो सकता है, जैसे OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड आ जाएगी। इज जॉइंटली ओन्ड बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ये राज्य के अधिकार में भी है और प्राइवेट सेक्टर है उसकी पूंजी भी इसमें लगी हुई है, यानी दोनों की हिस्सेदारी है जॉइंट सेक्टर के अंदर। फिर चौथा आएगा इसमें कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेट बाय द producers or suppliers of raw material, workers or both. They pull in the resource and share the profit or losses proportionately. Such examples are the sugar industries in Maharashtra, the care industries in Kerala. अब कोऑपरेटिव होती है, क्या होती है, संयुक्त रूप से कई मिलकर के उद्योग लगते हैं, सहकारी उद्योग कोऑपरेटिव बोलते हैं को, जिसका स्वामित्व कौन होगा, ओवन और ऑपरेट कौन करेगा, प्रोड्यूसर यानी जो उत्पादन ले रहे हैं वो, और सप्लायर जो आपूर्ति कर रहे हैं रॉ मटेरियल की वो, वर्कर्स उसके अंदर हो सकते हैं, ये दोनों भी इसमें हो सकते हैं ऑफ रॉ मटेरियल्स। दे पुल इन द रिसोर्स एंड शेयर द प्रॉफिट ऑफ लॉसेस प्रोपोर्शनलिटी। अब देखो इसमें इस प्रकार की इंडस्ट्रीज में जितना भी प्रॉफिट होगा या जितना लॉस होगा वो सभी में एक साथ इक्वल बढ़ जाएगा। सच एग्जांपल आर द शुगर इंडस्ट्रीज। इसका सही एग्जांपल कौन सा है, शुगर इंडस्ट्रीज है महाराष्ट्र के अंदर है, और कोयर इंडस्ट्रीज इन केरला। केरल में नारियल, कोयर होता है नारियल जो उद्योग है वो कौन से कोऑपरेटिव सेक्टर है। फिर आ जाएगा अपने बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स।
कच्चा और तैयार माल, बल्क एंड वेट। कच्चे और तैयार माल है उसकी मात्रा व भार, बल्क क्या है, भार, वेट मात्रा, इन दोनों के आधार पर जो है इंडस्ट्रीज है वो किस प्रकार के होते हैं। भारी उद्योग जैसे हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन स्टील, भारी उद्योग है जैसे कच्चा, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग, ये भारी उद्योग हैवी इंडस्ट्रीज आएगी। लाइट इंडस्ट्रीज कौन सी है, दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस्ड लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज। अब लाइट जो इंडस्ट्रीज है वो कौन सी है, जैसे विद्युतीय उद्योग। जो लाइट इंडस्ट्रीज है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है, वो लाइट इंडस्ट्रीज में आ जाएगी, जिनमें भार है वो कच्चा माल है वो हल्का, तैयार माल है उसका उत्पादन वो करते हैं। फिर देखो इसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, कृषि आधारित उद्योग पढ़ेंगे अपने। कॉटन है, जूट है, सिल्क है, वुलन टेक्सटाइल्स है, शुगर एंड एडिबल ऑयल्स है आदि। इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल, ये इंडस्ट्रीज किसके बेस पे लगी होती है, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल है उसी के बेस के आधार पर ये इंडस्ट्रीज लगी होती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यानी टेक्सटाइल वस्त्र उद्योग। द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑक्यूपाइड यूनिक पोजिशन इन द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज earnings. It is the only industry in the country which is self-reliant and complete in the value chain. Example, from raw material to the highest value added products. अब देखो वस्त्र उद्योग में भारतीय जो इकोनॉमी है उसमें वस्त्र उद्योग जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसका अपना अलग महत्व है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान इसी इंडस्ट्रीज का है। यह जो इंडस्ट्रीज है अपने देश का एक अकेला उद्योग है जो कि रॉ मटेरियल से जो उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। यानी रॉ मटेरियल भी इसके पास में है और रॉ मटेरियल को ये तैयार माल में यानी हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, ये रॉ मटेरियल को परिवर्तित करेगा हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के अंदर। ऐसा एकमात्र उद्योग है जो कि जिसके पास रॉ मटेरियल खुद का है और उसको फिनिश गुड्स में तैयार करके आगे हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना करके ये उसको बेचेगा। फॉरेन एक्सचेंज यानी जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, विदेशी जो उत्पाद मूल्य है वो सबसे ज़्यादा प्राप्त करेगा यही उद्योग। फिर है कॉटन टेक्सटाइल्स, सूती वस्त्र उद्योग। In ancient India, cotton textiles were produced with hand spinning and handloom weaving techniques. After the 18th century, power looms come into use. Our traditional industries suffered a setback during the colonial period because they could not compete with the meal-made cloth from England. अब देखो जो कॉटन टेक्सटाइल्स है अपने जो एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत है उसमें हाथ से कताई और हथकरघा, हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स, इस प्रकार की टेक्निक्स है उसका यूज करके कपड़ा बनता था। फिर 18th सेंचुरी के बाद में जैसे ही पावर लूम्स आया इसमें यानी तकनीक नहीं आ गई, विद्युतीय करके पावर लूम यानी जो विद्युत से चलने वाले जो करके थे वो इसमें आगे। Our traditional industries suffered a setback during the colonial period. अब जो अपना जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी जो हाथ से चलती थी वो अब कठिनाई का अनुभव करने, सफर्ड सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। अब कॉलोनियल पीरियड के अंदर उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ने लगा, क्योंकि बिकॉज दे कुड नॉट कंप्लीट विद द मील मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड, क्योंकि हमारे जो उद्योग थे वो इंग्लैंड के जो मील मेड क्लॉथ था उससे क्या करते थे वो स्पर्धा, यानी उससे वो उतनी ज़्यादा क्वालिटी में इतने अच्छे नहीं बनते थे जितने मील मेड वाले थे। फिर वो सस्ते भी पड़ते थे, तो उसके मुकाबले में अपना उद्योग धीरे धीरे जो कॉटन टेक्सटाइल है वो पिछड़ता जा रहा था।
फिर देखो ऊपर देखो थोड़ा सा इसमें, जो अपनी वैल्यू एडिशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, वस्त्र उद्योग में अतिरिक्त मूल्य उत्पाद, जो कॉटन इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी उसमें वैल्यू एडिशन किस प्रकार से होती है। सबसे पहले रेसा कच्चा रेसा था, फाइबर रो फाइबर था, उससे अपने फाइबर प्रोडक्शन रेशे का उत्पादन हुआ, फिर उससे स्पिनिंग बुनाई और उसकी कताई हुई, यर्न सूत काता गया उससे, फिर उससे सूत से वीविंग स्टिचिंग यानी उसकी बुनाई होगी, बुनाई हो फैब्रिक, उससे कपड़ा भी बना दिया, फिर डाइंग एंड फिनिशिंग रंगाई और उसको और अधिक परिष्कृत कर दिया, फिनिशिंग अच्छा रूप तैयार कर दिया, गारमेंट्स कपड़ा बन गया इससे, फिर गारमेंट मैन्युफैक्चर वस्त्र विनिर्माण, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू एडेड हो गई है इसके अंदर। फिर देखो द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1815। पहला जो अपने सफल फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल्स कौन सी लगी थी, वो लगी थी मुंबई में 1854 में। द टू वर्ल्ड्स वार वर fought in Europe. India was a British colony. There was a demand for cloth in UK, hence they gave a boost to the development of the cotton textiles industries. जब यूरोप दो विश्व युद्धों से जूझ रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार, तब भारत इंग्लैंड के दिन था, भारत किसके दिन था, ब्रिटेन के दिन था, उसकी एक कॉलोनी था इंडिया। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा हो गई और वहाँ पर जो सप्लाई है वो कम हो रही थी, तो भारतीय जो सूती वस्त्र उद्योग था, टेक्सटाइल मिल्स थी, उनको थोड़ा सा क्या मिला, उससे डेवलपमेंट का मौका मिला, प्रोत्साहन मिला कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को। इन द अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वर कंसंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोविंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। जैसे शुरुआती वर्ष थे उनमें सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर ज़्यादा था, महाराष्ट्र और गुजरात के, जहाँ पर कॉटन ग्रोविंग, जहाँ पर ज़्यादा कॉटन की ग्रो होती थी, उन्हीं क्षेत्रों में सीमित थे ये। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ कॉटन, मार्केट ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज, लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट etc contributed towards its लोकेलाइजेशन। अब देखो वहाँ तक ही सीमित क्यों थे, गुजरात और महाराष्ट्र तक। अब देखो कपास की उपलब्धता, उसके लिए कॉटन है रॉ मटेरियल था, वो उस जगह पर अपने को मिल रहा था, महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर बाज़ार, वहाँ पर मार्केट भी था, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन की सुविधा थी वहाँ पर, अवेलेबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज़, इसके साथ साथ वहाँ पर अपने को पोर्ट फैसिलिटीज़ भी मिल रही थी, यानी बंदरगाह भी थे वहाँ पर, साथ में लेबर भी था, वहाँ का क्लाइमेट है मॉइस्ट क्लाइमेट था, जिनके कारण वहाँ पर इस उद्योग का ज़्यादा विकास हुआ था। कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इट लोकेशनाइजेशन, यही कारण था कि ये उद्योग वहाँ पर ज़्यादा विकसित हुआ, उसी लोकेशन में ज़्यादा बना। दिस इंडस्ट्रीज हैज़ क्लोज लिंक विद एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड ए लिविंग टू फार्मर्स, कॉटन वूल्स pluckers and workers engaged in gaining, spinning, weaving, dyeing, designing, packaging, tailoring and saving. The industries by creating demands supports many other industries such as chemical and dyes, packaging materials and engineering works. अब देखो इस उद्योग का जो कृषि से निकट संबंध था, एग्रीकल्चर से निकट संबंध था, इसके कृषकों को, कपास चुनने वालों को, गांठ बनाने वालों को, कताई करने वालों को, रंगाई करने वालों को, डिज़ाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों, सिलाई करने वालों को ये क्या करता था, जॉब प्रदान करता था। इस उद्योग के कारण जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है, इसी के कारण रसायन जो इंडस्ट्रीज़ थी, केमिकल इंडस्ट्रीज आ जाएगी, डाइज आ जाएगी, पैकेजिंग मटेरियल एंड इंजीनियरिंग वर्कर्स, इनकी भी मांग बड़ी थी, इसके कारण इन उद्योगों का भी डेवलपमेंट हुआ था।
While spinning continues to be centralized in Maharashtra, Gujarat, and Tamil Nadu, weaving is highly decentralized to provide scope for incorporating traditional silk skills and designs of weaving in cotton, silk, jari, embroidery, etc. India has world-class production in spinning, but weaving supplies lower quality of fabrics as it cannot use much of the high-quality yarn products produced in the country. Weaving is done by handloom, powerloom, and in mills. The handloom khadi provide large-scale employment to weavers in their homes as cotton industries. अब देखो, अपने जो स्पिनिंग का काम होता था महाराष्ट्र में, गुजरात, तमिलनाडु में ही ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन था इसका। लेकिन सूती, रेशमी और जरी कशीदाकारी आदि में बुनाई थी वो अपने ट्रेडिशनल जो कौशल था डिजाइन देने के लिए, बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइजेशन था उसका। जो इंडिया में अपनी कताई था उत्पादन होता था वो विश्व स्तर का था, लेकिन जो कपड़ा बनता था वो उसकी गुणवत्ता है वो कम होती थी। क्वालिटी तो अच्छी होती थी लेकिन उसकी गुणवत्ता कम होती थी, क्योंकि यह देश में उत्पादित जो उच्च स्तरीय धागे का अत्यधिक प्रयोग नहीं पाता था। हाई क्वालिटी का जो रेशा होता था वो सारा का सारा एक्सपोर्ट होता था इंग्लैंड को। तो बुनाई का कार्य हथकरघों से विद्युत करघों और मिलों में होता था। जो हैंडलूम से बनी हुई खादी थी वो लघु उद्योग जो कुटीर उद्योग है उनके रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता था। तो आज के लिए अपने इतना ही पढ़ेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक्स।